नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन जो टॉप लेवल का मैं आपसे कहूंगा, ट्रिपल फिलर का टॉप लेवल का बिल्कुल बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 112। आप देखो, इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं एक बार पूरा सेंटेंस हम लोग। गवर्नमेंट दैट डू नॉट रिस्पेक्ट सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंस, said Mr. Acharya, will sooner or later incur the dash of financial market dash economic fire and come to dash the day they undermined an important regulatory institution। तो देखो, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक करेक्शन मैं कर दूं कि ये यहाँ पर गवर्नमेंट्स है। देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को लग रहा होगा सर ये तो बहुत टफ है, हमारे सर के ऊपर जा रहा है ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये तो मैं आपको कहूंगा दोस्तों कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मेंस, तभी तो मेंस है दोस्तों, ठीक है ना। और ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आपकी इंग्लिश का जो फाउंडेशन है वो मजबूत है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों के लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है। बहुत जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आए या ना आए, उसके बाद भी आप आंसर इसको करके जाओगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया तरीके से आप करके जाओगे। देखो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप किसी एक ब्लैंक पर फोकस करो। एक ब्लैंक पर बिल्कुल श्योरिटी ले लो कि यार ये तो होना चाहिए, इसका तो ये होना चाहिए, बस बात खत्म, है ना, इस तरीके से। और तीनों ब्लैंक के बारे में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालें। और सबसे पहले तो इसको एक आइडिया निकालो रफ की यार किसके बारे में है। तो जैसे यहां पर दिया गया है गवर्नमेंट, तो सरकारें जो है ना, मैं मीनिंग समझा देता हूं, ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, सरकारें जो है वो क्या करती है, सेंट्रल बैंक की जो आजादी है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है भारत का, आपको पता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसकी जो आजादी है उसको वो सम्मान नहीं करती। क्या मतलब है कि अपने हिसाब से सरकारें रिजर्व बैंक से काम करवाती है, लेकिन नाम के लिए रिजर्व बैंक जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद उसके पास लेकिन फैसले के अधिकार नहीं है। और ये ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये किसका कहना है? ये कहना है मिस्टर आचार्य का, है ना, जो भी XYZ वो है। और उसके आगे उन्होंने और क्या कहा है, देखो डायरेक्ट स्पीच में, विल सूनर और लेटर। क्या ये कह रहे हैं कि सरकारें या ऐसी सरकारें जो हम उनके सेंट्रल बैंक को रिस्पेक्ट नहीं करती, उसका आदर नहीं करती, वो क्या करने वाली है? सूनर और लेटर, मतलब या तो आज या थोड़े टाइम बाद, और लेटर इनकर द डैश ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ध्यान देना, वो क्या करने वाली है? वो इनकर करने वाली है डैश ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो, इसको जब हमने यहां तक पढ़ा, एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये जो स्पीकर है मिस्टर आचार्य, ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं, है ना, किसी प्रकार की कोई चिंता दर्शा रहे हैं। तो जब चिंता, ध्यान देना, सेंस की बात कर रहा हूं मैं कि किस सेंस का वर्ड यहां पर आ सकता है, ठीक है। तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई क्या होगा कि अगर ये सरकारें, अगर आरबीआई को आजादी नहीं देगी तो आज नहीं तो कल क्या होगा कि वो फेस करने वाली हैं। इनकर का मतलब होता है फेस, वो फेस करने वाली है फाइनेंशियल मार्केट में डैश, है ना, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है दोस्तों, कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है। नाउन मैंने लिख दिया, चलिए नाउन तो है ये, पर पहले कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है। और वर्ड नाउन क्यों है? क्योंकि द और ऑफ के बीच में हमेशा नाउन ही आता है। तो देखो, दो इंफॉर्मेशन पता चली, है ना। एक तो नेगेटिव, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आप देख सकते हो कि चिंता व्यक्त की कंसर्न या चिंता व्यक्त की जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा यहां पर, क्योंकि द है और ऑफ है तो बीच में नाउन की जगह बनती है 100%, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक देखो इसकी इंफॉर्मेशन निकाल ली, अब आगे चलते हैं। ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की डैश होने वाला है किसका? फाइनेंशियल मार्केट का। अब ये जो कॉमा है इस पर भी ध्यान देना दोस्तों, है कॉमा लगा है यहां पर, आगे देखो, डैश इकोनॉमिक फायर। क्या करने वाले हैं? डैश इकोनॉमिक फायर। चलिए फिर कॉमा, एंड कम टू डैश द डे they undermined an important regulatory institution। अब ध्यान देना, टू है दोस्तों, अब टू है तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है,
ठीक, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अच्छा, यहां क्या हो सकता है, देखो कॉमा है, तो यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस तरीके से चल रहा है। देखो यहां से ध्यान दो, विल सूनर और लेटर इनकर, कि या तो आज या फिर आगे चलकर या कल, इस तरीके से ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कि ये सरकारें क्या करने वाली है, आज या फिर आगे इनकर करने वाली है, फेस करने वाली है। ध्यान देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद यहां तक सेंटेंस खत्म हुआ, फिर एक कॉमा के बाद नया सेंटेंस शुरू हुआ, किससे, वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा दोस्तों, वर्ब से। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, प्लूरल वर्ब क्यों लगा, ध्यान देना, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, सरकारों की। सरकारों की बात कर रहे हैं, और सरकारें मतलब एक किसी सरकार की बात नहीं हो रही, इन जनरल सभी देशों की जो सरकारें हैं उनकी बात वो मिस्टर आचार्य कर रहे हैं। तो यहां प्लूरल नाउन है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्ब है, एक तो ये रहा, और कॉमा के बाद वापस अगला वर्ब, ये सब के सब इसके हिसाब से होंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से होंगे, मतलब प्लूरल वर्ब होंगे। ठीक है ना, तो ये आपका प्लूरल वर्ब, वहां भी प्लूरल वर्ब। देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने समझा। ठीक है, बिल्कुल डीप जाकर हम समझेंगे। ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक, अभी हम समझने पे फोकस कर रहे हैं, ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, तो ये तो क्लियर हो रहा है बात कि यहां पर आपका देखो प्लूरल वर्ब है ना। आगे बढ़ते हैं, डैश इकोनॉमिक फायर, की वो क्या करने वाले हैं, डैश करने वाले हैं इकोनॉमिक फायर को। देखो ये वर्डों पर भी ध्यान दिया करो कि फायर है, इकोनॉमिक फायर, जिसको आर्थिक आग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड कम टू डैश द डे, कम टू क्या, डैश द डे दे अंडरमाइन एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, की वो एक डैश करने वाले हैं उस दिन को जब वो अंडरमाइन करेंगे। अंडरमाइन करना मतलब नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना मतलब नीचा दिखाना। ठीक है ना, नीचा दिखाना, ये होता है अंडरमाइंड। तो अंडरमाइंड एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, की वो ये करने वाले हैं उस दिन, मतलब कुछ कोई नेगेटिव सेंस का वर्ड है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि वो भाई कोई अच्छी बात तो बताई नहीं जा रही है, वो यही बोल रहे हैं कि भाई आप लोग एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, एक तरह से आपको एक भुगतना पड़ेगा यदि आपने क्या नहीं किया, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को आपने नीचा दिखाया तो, अगर आपने उनको वैल्यू नहीं किया तो, उनका महत्व नहीं देखा तो, है ना, उस कंडीशन में तो ये वर्ब तो आएगा, लेकिन किस सेंस में आएगा, नेगेटिव सेंस में। और इसी तरीके से देखो यहां पर डैश कोई वर्ब आ रहा है, प्लूरल वर्ब। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। वर्ड पहले देख लेते हैं दोस्तों और उसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपके वोकेब का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने 3 ऐसे नए वर्ड हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पहली बार सुने होंगे। 3 वर्ड देखो, रेथ है, लेमेंट है, उसके अलावा ये रियू है ना, इग्नाइट है, ये शब्द आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे। तो मैं मीनिंग तो आपको बता देता हूं। देखो रेथ जो वर्ड है, सबसे पहले समझ लो कि रेथ आपका एक नाउन है। ठीक है, क्या है दोस्तों, नाउन है। और रेथ जो है इसका मतलब होता है प्रकोप, प्रकोप भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्सा एकदम क्रोध। ठीक है, गुस्सा या क्रोध, ये सेंस में इसका मीनिंग है, क्रोध। ठीक है, गुस्सा होना, क्रोध होना, ये इसका मीनिंग है। और ये जो लेमेंट है, लेमेंट मतलब कोई दुखित जो कोई घटना है तो उसके लिए रोना, विलपना, एक तरह से कल्पना, विलाप करना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। ठीक है, रोना, बेसिकली जो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कहीं पर कोई गमी होती है तो उसमें जो गीत गाते हैं, है ना, जो विलाप करते हैं, दुख जताने के लिए जो बोला जाता है, वो होता है लेमेंट। ठीक है, एंग्री आपको पता है। इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। इग्नाइट का क्या मतलब होता है, सीधा सीधा आग लगाना। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जरा गैस करो क्या होना चाहिए, ये मीनिंग और मैं बता देता हूं। और रियू का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, नहीं, सॉरी, रियू का मतलब होता है पछताना, गुस्सा नहीं। रियू का क्या मतलब होता है, किसी किए पर पश्चाताप करना, पछताना। ठीक है, अफसोस जताना, उसको बोला जाता है रियू। और इन्वॉल्व का आपको पता है पार्टिसिपेट,
क्या मतलब है? पार्टिसिपेट करना, भागीदार होना, है ना। एंग्री मतलब गुस्सा। तो ये तो हम लोगों ने देखा। अब देखो, अब बताओ जरा, अब आपको बताऊं दोस्तों ट्रिक, सॉलिड ट्रिक मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से आप इस आंसर को निकाल सकते हो। अब बारी है दोस्तों ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक आप देखो, ट्रिक ये है कि हमने यहां क्या देखा? इकोनॉमिक फायर। क्या शब्द है दोस्तों? फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आग। और ये क्या लिखा है यहां पर? इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब भी होता है आग जलाना। भाई इग्नाइट का मतलब भी आग जलाना होता है। देखो क्या लिखा है? इग्नाइट इकोनॉमिक फायर। कि इकोनॉमिक फायर को क्या करने वाले हैं? सुलगाने वाले हैं, उसको और जलाने वाले हैं, आग लगाने वाले हैं। बोलते ना इग्नाइट फायर। तो इग्नाइट जो है वो फायर के साथ आने वाला है। इग्नाइट फायर के साथ आने वाला है, इसका मतलब बीच में, सेंटर में आपका सी वाला पॉइंट रहेगा। ध्यान देना, देखो कितना आसानी से आंसर हमारा निकल रहा है। सेंटर में सी रहेगा, सेंटर में ई है, रॉन्ग। सेंटर में सी है, सेंटर में ई है, रॉन्ग। सेंटर में सी है और यहां एफ है, रॉन्ग। खत्म बात, आंसर आपका आ गया। 3 ऑप्शन देखो कितनी आसानी से हमने इसको बिल्कुल, नहीं इसको छोड़ दो। 3 ऑप्शन जो है कितनी आसानी से जो है हमने हटा दिए बिल्कुल। देखो ये 3 हट गया और हमारा 5th हट गया। ये होती है ट्रिक, ये होती है तकनीक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। टेक्निक किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो जरा आप, क्या हो रहा है दोस्तों? या तो AC है वो ACF होगा, या फिर क्या होगा? BCE होगा। इन दोनों में से होगा। मतलब या तो आपका स्टार्टिंग वाला ब्लैंक A होगा, या फिर शुरुआत वाला ब्लैंक B होगा। अब ध्यान देना, A में क्या है? A में है हमारा रथ, गुस्सा, क्रोधित होना, प्रकोप, ठीक है। उसका दुष्परिणाम, अलग अलग सेंस में आप बोल सकते हो, ठीक है। और B होता है एंग्री। अब एंग्री का मतलब भी गुस्सा होता है। अब बताओ जरा कौन सा वर्ड फिट होगा? देखो ए वाले में तो क्या लिखा है? गवर्नमेंट्स दैट डू नॉट रिस्पेक्ट द सेंट्रल बैंक्स इंडिपेंडेंस। की ऐसी सरकारें जो सेंट्रल जो बैंक है उसकी आजादी पर का सम्मान नहीं करती, विल सूनर और लेटर इनकर द एंग्री ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या ऐसा होगा? भाई एंग्री जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। हमको चाहिए नाउन। हमको क्या चाहिए दोस्तों? नाउन। मतलब आंसर आ गया आपके सामने। आंसर है हमारा सेकेंड वाला। क्या होगा? विल रेथ द क्या हो जाएगा? इनकर द रेथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। की जो फाइनेंशियल मार्केट का जो प्रकोप है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो आप बोलते हैं ना, उसका जो क्रोध है, वो आपको वो क्या करना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट का वो झेलना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको झेलना पड़ेगा। तो रेथ आपका सही है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से दोस्तों करना, सॉरी, इस तरीके से हमको करना है। सेकेंड वाला राइट हो गया। ACF पढ़ते हैं पूरा। तो देखो यहां क्या लिखा है? विल इनकर द रेथ, विल इनकर द रेथ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और उसके बाद देखो सी है, ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट्स, इग्नाइट इकोनॉमिक फायर, बिल्कुल सही है। एंड कम टू, देखो कम टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? F। कम टू र्यू, र्यू बिल्कुल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या होगा? कम टू र्यू द डे। उस दिन वो क्या करने वाले हैं? र्यू करने वाले हैं, मतलब पछताने वाले हैं। उस दिन वो पछताने वाले हैं। द डे दे अंडरमाइन, जिस दिन वो नीचा दिखाएंगे या अंडरमाइन करेंगे इस इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को, इस RBI को या सेंट्रल जो भी बैंक है उसको, जिस दिन ये लोग अंडरमाइन करेंगे, नीचा दिखाएंगे, उस दिन क्या होने वाला है? उनका बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट का जो प्रकोप है वो उनको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मीनिंग भी हमारा बिल्कुल सही है और आंसर जो है वो आपके सामने है। देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। मेंस की एग्जाम आपकी मुट्ठी में होने वाली है। बार बार आप देखो वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ से, बार बार आप वीडियो को देखो जब तक आपको वो चीजें समझ में नहीं आए। हर क्वेश्चन 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट आपके क्लियर करेगा, ये वादा है मेरा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और आप देखें कि किस बढ़िया तरीके से हमारा जो डिफिकल्टी लेवल है उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के और टिपिकल मैं आपसे कहूंगा मेंस लेवल के ये सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्हाइल सऊदी अरेबिया इज स्ट्रगलिंग टू डैश its image in the aftermath of the murder of journalist Jamal Khashoggi inside its dash in Istanbul. Another human rights crisis dash by its actions confronts the किंगडम। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका मीनिंग आप देखो, ये इतिहास के पन्नों से मतलब करंट अफेयर जो हिस्ट्री का एक आपका कोई ज्यादा पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, तो जनरली जीके बोल सकते हैं, उसका आपका एक वृत्तांत है। आप लोगों ने सुना होगा ये जमाल खाशोगी जो एक जर्नलिस्ट थे और उनको जो है मर्डर किया गया बहुत बुरी तरीके से। जो कहां पर मर्डर किया गया था, उनको इस्तांबुल में किया गया था। ठीक है, उनके जो एक दूतावास है, वाणिज्य दूतावास जो है, वहां पर उनका मर्डर किया गया था। तो उसी से रिलेटेड यहां पर ये वाक्य है आपका, ठीक है ना। तो आप देखो क्या बोला जा रहा है, व्हाइल सऊदी अरेबिया इज स्ट्रगलिंग, की एक तरफ तो है ना जहां की है इस तरीके से, एक तरफ तो ये जो सऊदी अरेबिया है ये क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। टू डैश, ध्यान देना, अब टू डैश, टू के बाद क्या आता है दोस्तों, ये हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से हिंट हमको पता चल गई। अब वो क्या कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, टू डैश, डैश करने के लिए इट्स इमेज, अपनी जो इमेज है, अपनी जो छवि है, उसको डैश करने के लिए वो क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है। ठीक है, सऊदी अरब जो है अपने बचाव में लगी है, अपने आप में संघर्ष कर रही है, अपनी जो छवि है उसको डैश करने में, जाहिर सी बात है अपनी छवि को बचा कर रखने में, इस तरह से कुछ सेंस यहां पर आ रहा है ना। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द मर्डर, कि कब, जब, आफ्टरमैथ का मतलब होता है कि आफ्टर, जब मर्डर हुआ उसके बाद का जो वृतांत है, उसके बाद की जो घटना है, उसके बाद किस तरीके से लीपापोती का काम चल रहा है, किस तरीके से सऊदी अरेबिया सफाई दे रही है, अपना बचाव कर रही है, उसी को बोलते हैं। उसके बाद का जो समय है उसको आफ्टरमैथ कहते हैं, बाद का समय। ठीक है, उसको कहा जाता है आफ्टरमैथ ऑफ द मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट। किसका मर्डर हुआ था, जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी का हुआ था। इनसाइड इट्स डैश इन इस्तांबुल, कि वो अपने डैश में हुआ था इस्तांबुल में। तो देखो इट्स है आपका, ये यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन है। और इसके बाद क्या आता है दोस्तों, भाई पॉजेसिव प्रोनाउन है तो उसके बाद कोई नाउन आने वाला है। और यहां पर जाहिर सी बात है किसी जगह की, किसी स्थान की बात हो रही है जो कि कहां पर है, इस्तांबुल में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनादर और ह्यूमन राइट क्राइसिस, की ये जो घटना है ये एक अपने आप में दूसरी या अनादर एक और आप बोल सकते हो, एक और ऐसा ह्यूमन राइट का क्राइसिस है। डैश बाय इट्स एक्शन, डैश बाय इट्स एक्शन, की इसके एक्शन के कारण कन्फ्रंट्स द किंगडम, मतलब किंगडम के अंदर इस तरह की ये भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन की एक्टिविटी है। मतलब इसके अलावा भी वहां पर ये बताया जा रहा है कि और भी दूसरी इस तरह की किलिंग्स हुई है, इस तरह की एक्टिविटीज हुई है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन राइट क्राइसिस डैश बाय इट्स एक्शन, की अपने एक्शन के द्वारा कुछ किया गया, मतलब यहां पर भी कोई एक्शन है, याद रखना यहां पर भी कोई वर्ब है। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ब अगर है और उसके बाद प्रीपोजिशन है आपका, तो याद रखना, उसके बाद प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो याद रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, सेकंड फॉर्म आने वाला है। ये बहुत बढ़िया हिंट मैंने आप लोगों को बता दी। बाय जो है, बाय के पहले हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर हुई दोस्तों, बाय के पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए।
चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर। देखो सबसे पहले लिखा है पैलेस। पैलेस आप लोगों को पता है महल या जो भी राजा जो जहां रहता है, ठीक है, आलीशान जो भवन है उसको पैलेस कहा जाता है और ये आपका नाउन है, ठीक है। रिक्लेम्ड, रिक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? रिक्लेम करना मतलब वापस बुलाना, है ना। रिक्लेम करना मतलब वापस जो है उस चीज को मांगना, अपने आप वापस मांगना। तो रिक्लेम का मतलब होता है किसी चीज को वापस मांगना या वापस क्लेम करना, हासिल करना इस तरीके से, ठीक है, कि उस पर पोजीशन दर्शाना कि ये मेरा है ना, इस तरीके से। और साल्वेज, ध्यान देना, साल्वेज का मतलब होता है बचाना, है ना। क्या मतलब होता है? बचा कर रखना या फिर प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। खास करके छवि बचाने के सेंस में इसका मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। अपनी जो साख है वो बचाना, ठीक है, या फिर अपनी छवि बचाना, इसके सेंस में जो है साल्वेज वर्ड आता है, ठीक। और यहाँ ये जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो साल्वेज जिस नहीं है, केवल साल्वेज है, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और क्या है दूसरा देख लेते हैं। ये काउंसुलेट। दोस्तों काउंसुलेट मतलब होता है वाणिज्य दूतावास, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? वाणिज्य दूतावास, जहां पे दूसरे देशों के जो दूत हैं, एम्बेसडर्स जिसको कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जिनको कहा जाता है, उनके लिए एक ऑफिशियल जगह होती है, बड़ा सा ऑफिस होता है, ठीक है। उसको कहा जाता है वाणिज्य दूतावास, काउंसुलेट, वहां आकर ठहरते हैं, ठीक है। तो देखो और ट्रिगर्ड का मतलब होता है शुरू करना। ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है? शुरू करना। तो देखो वोकेब का ज्ञान यहां पर कितना जरूरी है ना। वोकेबलरी का नॉलेज, आपको वो शब्दों का ज्ञान आप लोगों के लिए, आप समझ गए होंगे दोस्तों कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इन शब्दों के मीनिंग आपको पता है तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा बिल्कुल हमारा ब्लैंक का आंसर ढूंढने में। तो आप देखो कि यहाँ पर वाणिज्य दूतावास की बात, बहुत सारे बच्चों ने तो मुझे पता है कि आंसर ढूंढ लिया होगा। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? काउंसुलेट की, वाणिज्य दूतावास की। और यहाँ आप देखो कि इसका डैश इन इस्तांबुल, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया कि ई वाला जो है वो यहां पर इसकी जगह बनती है, ई की जगह यहां पर बनती है। क्या बोला जा रहा है कि उसको कहां मारा गया? अपने वाणिज्य दूतावास के अंदर मारा गया, इस्तांबुल में, अपने काउंसुलेट में मारा गया, इस्तांबुल में, ठीक है। देखो ये यहां पर हिंट पता चली, एक इंपॉर्टेंट हिंट आपको यहां पर पता चली। फर्स्ट वाला ब्लैंक आप देखो, टू है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है दोस्तों। टू के बाद क्या आने वाला है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आप अगर यहां पर देखोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल आपके पास एक ही है। देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये आपका नाउन साल्वेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब आंसर आपके सामने, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो कितना बढ़िया तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि साल्वेज यहां पर अकेला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब सी हमारा जो है पेयरिंग का शुरुआत में होने वाला है, सी हमारा स्टार्टर है। देखो सी स्टार्टर है, डी नहीं है, ये कट हो गया। ये यहाँ पर बी हम स्टार्टर नहीं है, डी स्टार्टर नहीं है, कट। देखो इतनी आसानी से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब या तो क्या होगा? सी एफ ए, ठीक है, या फिर होगा सीई एफ, सी एफ ए या फिर सीई एफ। तो ये तो हमको पता चल गया कि सी हमारा स्टार्टर है। अब ये भी हमारा जो पोजीशन है, ये भी हमको डन हो गई कि ये ही आने वाली है, बीच वाली जो पोजीशन है। और यहां पर हमको क्या चाहिए? देखो इट्स है, इट्स के बाद चाहिए नाउन, ठीक है, इट्स के बाद हमको चाहिए नाउन। अब यहाँ एफ होगा या फिर ई होगा। तो देखो यहाँ पर एफ क्या है दोस्तों? एफ हमारा है ट्रिगर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमको चाहिए नाउन, इसका मतलब क्या होने वाला है? ई होने वाला है काउंसुलेट। काउंसुलेट होता है वर्ब, वर्ब नहीं होता है, काउंसुलेट होता है नाउन। लेकिन आपको क्या जरूरी है? देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर काउंसुलेट का तो मीनिंग ही नहीं पता है, और काउंसुलेट लगता आपको कैसा है? वर्ब की तरह लगता है ना। काउंसुलेट्स वर्ब की तरह लगता है।
पर अब यहां दोस्तों आपको क्या होना जरूरी है, वोकैब का ज्ञान। अगर आपको यहां थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ क्या आएगा, तो फिर इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो। एफ वाले को देखो कि ये ट्रिगर्ड कहाँ, देखो ट्रिगर शब्द हम आता है ट्रिगर दबाने से, है ना। गन का ट्रिगर किस तरीके से दबता है, तो ट्रिगर दबाना मतलब क्या, उसको बिल्कुल प्रेस करना, चालू करना, किसी चीज को शुरू करना। तो यहां किस तरह की बात हो रही है कि ह्यूमन राइट क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय इट्स एक्शन, कि वो एकदम छेद गए, शुरू हो गए, है ना। और ट्रिगर्ड के साथ बाय प्रीपोजिशन भी आता है। देखो आपकी मर्जी किस तरीके से आप चीजों को याद रख सको, आपकी मर्जी, अलग अलग हिंट ट्रिक्स होते हैं। देखो ट्रिगर के साथ बाय प्रीपोजिशन आता है, अगर ये आपको याद है, और या फिर ट्रिगर बाय वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, तो बिल्कुल ट्रिगर्ड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहां पर ऑप्शन में क्या है, लास्ट में एफ आने वाला है, तो लास्ट में एफ हमारा यहां पर है फिफ्थ वाले में, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर हमारा फिफ्थ वाला है, और ये थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। आप देखो अब इसको पूरा पढ़कर देखते हैं। CEF हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो while सऊदी अरेबिया इज स्ट्रगलिंग टू, ध्यान देना, स्ट्रगलिंग टू साल्वेज मतलब बचा पाना अपनी साख को, इट्स इमेज इन द आफ्टरमेथ ऑफ द मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी इनसाइड इट्स काउंसलेट इन इस्तांबुल, another human rights crisis triggered by its actions confronts the kingdom। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैं कहूंगा आपको वीडियो फिर से आप एक बार देखें और बिल्कुल श्योर हो जाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपके सामने है, 114 नंबर का क्वेश्चन हमारा। और ऑप्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन के पहले कि आप देखो यहाँ पर ज्यादातर आपके पास प्रीपोजिशंस है, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस में आपके प्रीपोजिशंस है, तो प्रीपोजिशन का नॉलेज भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले रीडिंग करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या लिखा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस द वॉर इन यमन dash by a Saudi-led coalition for over 3 years dash American support has pushed 14 million people, about half of the country's population, comma dash pre-famine conditions। देखो ध्यान दो इधर, क्या इस क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, क्या इसका मीनिंग है। देखो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, जो यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो आपको पता है वर्ल्ड की बॉडी है जो सब दूर पूरे अलग अलग कंट्रीज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हेल्प करती है। ठीक है, अलग अलग उनके यूनिट्स हैं, जैसे यूनेस्को है, यूनेस्को है, उसके बाद WHO है ना। तो वो सारा सपोर्ट करती है। आर्मी भी पहुंचाती है, जैसे 2 देशों के बीच में कहीं पर वॉर है तो यूएन आर्मी जाकर वहां पर पीस आर्मी के फॉर्म में वहां पर शांत करवाते हैं, दोनों देशों को का वॉर रोकते हैं। तो उसी के बारे में है कि अकॉर्डिंग टू द यूएन, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से क्या कि वॉर इन यमन, यमन के अंदर जो वॉर हुआ, ध्यान देना दोस्तों, यमन में जो वॉर हुआ, उसके बाद कॉमा डैश बाय अ सऊदी लेड कोलिशन, क्योंकि डैश किया गया किसके द्वारा, सऊदी लेड कोलिशन, जो सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है उनका, और जो कोलिशन उनके साथी जो है उन लोगों की जो एक आर्मी उन्होंने बनाई, उसके द्वारा जो वॉर किया गया यमन में फॉर ओवर 3 इयर्स, और वो जो वॉर है वो 3 सालों तक चला। ठीक है, उसके आगे डैश अमेरिकन सपोर्ट हैज पुश्ड, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि अमेरिका का भी वहां पर सपोर्ट रहा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ कि हैज पुश्ड 14 मिलियन लोग जो है, अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब यमन का जो आधी जो जनसंख्या उसकी जो पॉपुलेशन है, उनको किस कंडीशन में छोड़ दिया दोस्तों, प्री फेमाइन
कंडीशंस, मतलब बिल्कुल भूखमरी की जो कंडीशन, महामारी जो भूखमरी होती है, खाना लोगों को नहीं मिलता है, फूड के कारण लोगों की भूख के कारण जो है लोगों की मृत्यु, इतने सारे लोग जो है वो बेघर हो गए, बिल्कुल उनको खाना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, काफी सारे लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो यमन में हो गई और उसमें सऊदी लेड जो कोलिशन जो गवर्नमेंट थी वहां उन्होंने वॉर 3 साल तक वहां पर वॉर चला। ठीक है, तो मीनिंग तो आपको समझ में आया। अब देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द वॉर इन यमन डैश बाय, देखो बहुत बढ़िया हिंट हमारे पास है, क्या बोला जा रहा है, डैश बाय। और पिछले ही क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बाय आता है और डैश बाय यहूदी, मतलब जो सऊदी लेड कोलिशन के द्वारा किया गया, मतलब कोई ना कोई वर्ब है, और बाय आपका प्रीपोजिशन है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में देखो, केवल 2 ही ऑप्शन हमारे वर्ब के हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे वर्ब के हैं और दोनों ऑप्शन के जो वर्ड हैं दोनों आप लोगों के लिए नए होंगे, है ना। मतलब यहां डिपेंड करता है आपका वोकेब में आपका कितना नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्ड के मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो, रेज, रेज का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है, रेज मतलब बिल्कुल एंगर्ड, एकदम गुस्से में हो जाना। और वेस्ट का मतलब होता है एक तरह से शुरुआत करना, है ना। वेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, या आप बोल सकते हो कि प्रायोजित करना। क्या करना, प्रायोजित करना, जिसको आप बोलते हो स्पॉन्सर करना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पॉन्सर करना, शुरुआत करना, उसको फंड देना। ठीक है, फंड देना, उसको फंडिंग करना उसको। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर उसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 2 ही वर्ड है, तो बताओ जरा क्या होगा। तो ये यमन डैश बाय अ सऊदी लेड कोलिशन, तो रेस्ड का मतलब है बहुत गुस्से में या एंगर्ड, उस तरीके से होगा, या फिर वेस्ड होगा, स्टार्ट किया गया, प्रायोजित किया गया, स्पॉन्सर्ड किया गया। ठीक है, क्या किया गया, स्पॉन्सर्ड किया गया सऊदी लेड कोलिशन के द्वारा। मतलब यहां पर बी वाला आपका दोस्तों स्टार्टिंग है। और जैसे ही आपको कंफर्म हो गया, ठीक है, ये मान लो आपका ब्लैंक कंफर्म हो गया कि हाँ यहां पर बी वाला ब्लैंक आने वाला है, तुरंत आप देखो कौन कौन से आपके बी के ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं आने वाला, देखो दोस्तों, कोई भी आपका डबल प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं। ऑफ बाय कोई सेंस नहीं बनता है, ऑन टू बाय, इनटू बाय, विद बाय, कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या, आपका बी आंसर है। ए वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया क्योंकि एंगर्ड मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसके अलावा बी हमारा स्टार्टर हो। देखो, बी स्टार्टर के लिए आपके पास केवल 2 ऑप्शंस है, मतलब आप तुरंत क्या करो, बाकी के ऑप्शंस क्रॉस आउट कर दो, बाकी सारे ऑप्शन आपके कैंसिल कर दो। अब हमारे पास केवल टक्कर जो है वो 2 ऑप्शंस के बीच में है, 2 के बीच में हमारी कंपटीशन है। या तो दोस्तों क्या होगा, बी ई एफ होगा या फिर बी डी ई होने वाला है। अब हम देख लेते हैं दूसरी और कौन सी वर्ब की जगह बनती है, तो आंसर वैसे ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या है यहां पर हमारा वेस्ट, वेस्ट हमारा बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा कि वेस्ड बाय अ सऊदी लेड कोलिशन फॉर ओवर 2 years, 2 सालों से, डैश अमेरिकन सपोर्ट, ध्यान देना, डैश अमेरिकन सपोर्ट। अब क्या ये होगा, यहां पर हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ई, ई इनटू अमेरिकन सपोर्ट। तो भाई इनटू अमेरिकन सपोर्ट कोई सेंस बनता है क्या, अमेरिकन सपोर्ट के अंदर, है ना, तो इनटू का तो कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा गया और फोर्थ जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या, विथ अमेरिकन सपोर्ट, किसकी सपोर्ट के साथ, अमेरिका की जो सपोर्ट है उसके साथ। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हैज पुश्ड ओवर 14 मिलियन पीपल, जो कि हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है। आगे आप देखो दोस्तों क्या है, आगे हमारे पास ई वाला, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इनटू प्री फेमाइन कंडीशंस, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू प्री फेमाइन कंडीशन की उनको पुश, देखो पुश जो वर्ड है, पुश के साथ इनटू होता है ना, पुश इनटू, ये पुश्ड,
पुश्ड के साथ बिल्कुल इनटू प्रीपोजिशन आ सकता है कि भाई किस में धकेल देना, इस तरह की जो हालत है प्री फेमाइन की जो दशा है उसके अंदर धकेलना है ना, उस हिसाब से यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आपका फोर्थ वाला डी वाला जो है वो बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। देखो बड़ा क्वेश्चन लगा आपको, है ना, शुरू में एकदम टफ भी लगता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सही ट्रिक्स आप लगाओगे, एक फाउंडेशन का नॉलेज होगा, थोड़ा वोकेब का आपको नॉलेज होगा, कहाँ क्या सेंस आ रहा है हमारे ब्लैंक्स के अंदर, और खास करके कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, अगर ये छोटी छोटी चीजें, कौन से वर्ड आगे पीछे हैं, जैसे ये बाय लगा है ना, आगे पीछे कौन से वर्ड है, उसका भी नॉलेज अगर हमको है तो बहुत आसानी से हम लोग जो है हमारे आंसर को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लोज ऑप्शन तक जा सकते हैं, और फिर 5 में से देखो 2 ऑप्शन बची, 2 में से 1 ऑप्शन निकाला। यही स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों एग्जाम में, इसी स्ट्रैटेजी पर आपको काम करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और उसी टफ लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। ये आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस उसी तरीके से हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, डिस्पाइट डैश क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग of the attack on one of the poorest Arab countries, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, the main architect of the war, has dash international pressure to dash hostilities। देखो क्या यहां पर बताया जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसको। देखो दोस्तों शुरुआत हो रही है डिस्पाइट से। अब ये डिस्पाइट जो वर्ड है इससे हमको कई सारी चीजें जो है पता चल जाती है। देखो सबसे पहले याद रखना है कि ये जो डिस्पाइट है ये हमारा क्या देता है, अपोजिट सेंस देता है। क्या इसका मतलब है कि देखो इस तरीके से यहां पर चलता है कि पहले आपका ये डिस्पाइट लिखा है, ठीक है ना, उसके जस्ट बाद मान लीजिए एक सेंटेंस है, फिर कॉमा होगा, फिर उसके बाद अगला वाला सेंटेंस होगा। अब क्या होता है कि यहां मान लीजिए पॉजिटिव सेंस में है तो इसके जस्ट इधर नेगेटिव सेंस की बात कही जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर नेगेटिव सेंस का कोई वर्ड है तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस होगा, ठीक है। तो ये डिस्पाइट होता है। इसके बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। इसी के मीनिंग का एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्पाइट और ऑफ। तो इंस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। इनसाइड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। और दोनों ही का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, के बावजूद, है ना। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, के बावजूद, ये डिस्पाइट होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जरूरी है वो ये है कि डिस्पाइट के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। डिस्पाइट के साथ हमेशा वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है। तो देखो एक इंफॉर्मेशन हमको पता चली। तो देखो डिस्पाइट डैश क्रिटिसिज्म, देखो क्रिटिसिज्म आपका क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ठीक है, आलोचना, ये इसका मीनिंग होता है डैश क्रिटिसिज्म। तो क्या बोला जा रहा है कि डिस्पाइट डैश क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग ऑफ द अटैक, कि इतनी आलोचना होने के बावजूद जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया था अटैक, किस पर, ऑन वन ऑफ द पुअरेस्ट अरब कंट्री, जो एक पुअरेस्ट अरब कंट्री यमन की बात हो रही है, जिस तरह से वहां पर अटैक हुआ था और फिर इन्होंने जैसे सपोर्ट नहीं किया या कम सपोर्ट किया, उसकी जो है हर जगह क्या हो रही थी, बुराई हो रही थी, उसकी आलोचना हो रही थी। लेकिन उन सब आलोचनाओं के बावजूद, ठीक है, देखो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि आलोचनाओं के बावजूद, डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग ऑफ अटैक ऑन वन ऑफ द पोरेस्ट अरब कंट्री, की उसके जिस तरीके से उसने जो पोरेस्ट कंट्री पे अटैक हुआ था उस पर जो प्रतिक्रिया दी, या फिर जो जिस तरह से रिएक्ट किया, उसकी आलोचना होने के बावजूद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन तुगलक
द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द वॉर हैज डैश इंटरनेशनल प्रेशर टू हॉस्टिलिटीज। ध्यान देना, तो क्या किया, मतलब इतनी आलोचना होने के बावजूद ये जो सऊदी क्राउन है, इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल प्रेशर को जाहिर सी बात है अच्छे से हैंडल किया होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है नेगेटिव सेंस में कुछ ना कुछ बोला जा रहा है ना, अरब क्राउन के बारे में नेगेटिव सेंस में बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉजिटिव सेंस में जवाब दिया होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर वही सेंस आ रहा है। अब हम लोग एक एक करके ब्लैंक देख लेते हैं। यहां का तो हमें क्लियर हो गया कि आईएनजी वाला होना चाहिए। ऑप्शंस देखो दोस्तों, यहां क्या लिखा है, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, माउंटिंग। भाई माउंटिंग का मतलब भी होता है बढ़ता हुआ। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता हुआ या फिर इंक्रीजिंग। तो दोनों ही आपके सेम वर्ड है और दो ही हमारे पास क्या है, आईएनजी वाले वर्ड हैं। मतलब या तो ए से शुरुआत होने वाली है या फिर बी से शुरुआत होगी, दोनों में से कुछ होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अच्छा देखो, एम्ड का क्या मतलब होता है, इम्बेड, इम्बेड है वो, एम्ड नहीं है, सॉरी, वो क्या है, इम्बेड है। और इम्बेड का मतलब होता है फिक्स होना। क्या होना, फिक्स होना, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा चिपका होना, उसके अंदर बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना ढला हुआ है ना, उसके अंदर बिल्कुल पैक होना है ना, उसको बोला जाता है एम्बेड। तो एम्बेड का मतलब होता है फिक्स, और ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है प्रतिरोधक, जिसको बोला जाता है। ठीक है, रोकथाम वाला। प्रिवेंटिव मतलब एकदम जो रोकथाम करने के लिए, या प्रतिबंधित जिसको बोला जाता है, प्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंधित जिसको बोला जाता है। और इवेड का मतलब होता है दोस्तों टालना, किसी चीज को टाल देना, है ना। तो इवेडेड का मतलब होता है टाल देना। ठीक है, और सीज का मतलब होता है स्टॉप करना। ठीक है, सीज का क्या मतलब होता है, स्टॉप करना, या रोक देना, या कंट्रोल करना, है ना। कंट्रोल करने के सेंस में यहां पर सीज का मीनिंग आता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर साउथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द वॉर, हैज, ध्यान देना, हैज और हैज के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये आप लोगों को पता है कि भाई हैज अगर आया तो वर्ब का यहां पर सेकेंड वाला फॉर्म आएगा। तो उन्होंने क्या किया, हैज डैश इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर को उन्होंने डैश कर लिया, टू डैश हॉस्टिलिटीज, और टू के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब यहां जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, देखो प्रिवेंटिव जो है ये आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है ना, प्रिवेंटिव आपका एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इम्बेड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सीज जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की केवल एक ही जगह है। इसका क्या मतलब है कि ये जो एफ है ये हमारा लास्ट में आने वाला है। ठीक है, टू सीज यहां पर बिल्कुल सही है कि टू सीज हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज या उसके खिलाफ कोई भी बोले उसको कंट्रोल उसने अच्छे से कर लिया। ठीक है, अब एफ बताओ जरा कहां कहां लास्ट में आ रहा है। तो दो जगह देखो, यहां पर भी एफ लास्ट में है और यहां पर DEF यहां भी लास्ट में है। इसका मतलब बाकी के ऑप्शंस हमारे यहां पर पूरे कैंसिल हो गए। देखो C और E है, तो C तो यहां पर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, टू के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, यहां भी देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो टू के बाद कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता है दोस्तों। मानकर चलो कि एक ऑप्शन तो आपको, एक हिंट तो आपको ऐसी दी होगी कि सीधा सीधा आप जो है 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपकी सीधी सीधी कट हो जाएगी। एक हिंट कम से कम आपको ऐसी दी होगी, 3 ऑप्शन आपकी कट हो जाएगी, 2 ऑप्शन बचेगी। बहुत आसानी से आप फिर निकाल सकते हो। ठीक है, आप देखो तो यहां हमारे पास क्या ऑप्शंस बचा है, या तो फर्स्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, या फिर हमारा फिफ्थ हो सकता है। देखो ई दोनों के लिए बीच में आ रहा है, ई दोनों की जगह यहां आ रहा है। क्यों, क्योंकि ई क्या है हमारा वर्ब का सेकेंड। देखो इवेड इंटरनेशनल प्रेशर, इन्होंने क्या किया, हैज इवेड इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर को टाल दिया। अब ई दोनों में है, बस हमको ये डिसाइड करना है या तो आप बी से स्टार्ट करोगे
या फिर डी से स्टार्ट करोगे? तो देखो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है माउंटिंग और डी जो है वो है प्रिवेंटिव। तो दोस्तों प्रिवेंटिव होगा क्या, देखो डिस्पाइट प्रिवेंटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए या फिर डिस्पाइट माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग। तो आप ध्यान देना कि यहाँ किसकी बात हो रही है कि ये जो बढ़ता हुआ आलोचना उनके उसके प्रति जो एकदम बढ़ती हुई, माउंट का मतलब क्या होता है, एकदम ढेर लगती हुई, बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वही सेंस की बात हो रही है कि इस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बढ़ती हुई आलोचना के बावजूद, है ना, उन्होंने क्या किया, सबका मुंह चुप करा दिया, है ना। तो मतलब यहां पर, और डी क्या है, डिस्पाइट प्रिवेंटिव क्रिटिसिज्म। तो प्रिवेंटिव क्रिटिसिज्म ऐसा क्रिटिसिज्म, ऐसी आलोचना जिसमें सामने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई मीनिंग यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई मीनिंग यहां पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब आंसर फर्स्ट वाला आपके सामने दोस्तों, ठीक। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने आंसर निकाला, फर्स्ट वाला आपके सामने आंसर देखो, पढ़ते हैं। डिस्पाइट क्या लिखा है, माउंटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ हिज हैंडलिंग ऑफ द अटैक ऑन वन ऑफ द पोरेस्ट अरब कंट्रीज, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, the main architect of the war, has क्या हो जाएगा, evaded international pressure to cease hostilities। बिल्कुल यहां पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, BEF फर्स्ट हमारा जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। फिर से आप देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको समझ में कम आया हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन।